गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए लाए हैं बेसिक कंसेप्ट्स की श्रृंखला। इसमें हम लोग 4-5 वीडियो के अंतर्गत सभी कंसेप्ट पर लगभग बात कर लेंगे, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट से जुड़े ना तो क्वेश्चन गलत हों और ना ही वो कंसेप्ट किसने दिए हैं ऐसे प्रश्न जब आए तो आप उसमें कन्फ्यूज हों या वो प्रश्न गलत हों। तो इस एक ये गंभीर प्रयास है जिसमें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों की सबसे खास बात ये होती है कि यदि या तो वो आ रहा होता है या तो वो नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट दिया हुआ होता है कि, है ना। तो ये आप लोग ठीक तरीके से समझते हैं जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। साथ ही एक बात मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है। सभी लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखें और सतर्क रहें। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई भी करनी है और कोविड से भी बचे रहना, चूँकि इस बार जो दूसरी लहर है ये काफ़ी खतरनाक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपायर हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी जीवन की रक्षा भी करनी है और अपनी समाज के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी है उसे भी निभानी है कि अब सुपर स्प्रेडर जैसे सिचुएशन का अंग नहीं बनना है और अपनी जो है जिम्मेदारियों को निभाना है और उसके साथ साथ अपने काम भी पूरे करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला कंसेप्ट है, इस वीडियो को मैंने नए ढंग से बनाया है। पहला कंसेप्ट है कृषक समाज, लघु एवं दीर्घ परंपरा, लोक ग्राम्य। ये जो 3 कंसेप्ट हैं ये किसने दिए हैं? ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए हैं। अब ये है क्या? कृषक समाज, पीजन सोसाइटी। कृषक समाज किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा समाज जहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती किसानी है। ऐसे समाज को कृषक समाज कहा जाता है। जहाँ की लघु संस्कृति होती है, जहाँ की जीवन शैली सरल होती है, उनको कृषक समाज कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, लघु एवं दीर्घ परंपरा क्या है? लघु परंपरा वे होती हैं जो लिखित नहीं होती हैं, जो स्थानीय होती हैं, जिनके पौराणिक या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होते हैं। ठीक, बृहद परंपरा इसके एकदम विपरीत है, जो बृहद समाज पर लागू होती हैं, जिनके शास्त्रीय जो है ग्रंथों में जिनकी व्याख्या मिलती है, उनके लिखित साक्ष्य होते हैं। जैसे अगला, लोक ग्राम्य का कंसेप्ट। लोक ग्राम्य का मतलब है कि ऐसा समाज जहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो है विशेषताएं पाई जाती हैं और उनको लोग उस पॉकेट्स में, उस क्षेत्र विशेष के लोग उनको एक्सरसाइज करते हैं। अगले कंसेप्ट पर आते हैं। दूसरा है सदस्यता, गैर सदस्यता समूह, प्रकट, अप्रकट, प्रकार्य और संदर्भ समूह। कई कंसेप्ट हैं। ये सारे कंसेप्ट किसने दिए हैं? रॉबर्ट किंग मार्टन ने। आइए एक एक को लेंगे। मध्य सीमा सिद्धांत, प्रस्तुति प्रतिमान, प्रस्तुति श्रृंखला, भूमिका प्रतिमान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंसेप्ट मार्टन ने दिए हैं। ये एक ही जगह आपको मिल गए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे मिडिल रेंज थ्योरी के लिए मार्टन को बहुत जो है अच्छे नज़र से देखा जाता है, बहुत उनको महत्व दिया जाता है। एक मुख्य योगदान कह सकते हैं समाजशास्त्र में उनका है। मिडिल रेंज थ्योरी है क्या? इसमें ऐसी कुछ संकल्पनाएं हैं, जो ऐसी एक व्यवस्था बनाई मार्टन ने की है जहाँ पर किसी चीज़ को एक मध्य मार्गी नज़रिए से प्रस्तुत किया जाए, देखा जाए। डेट इज कॉल्ड मिडिल रेंज थ्योरी। प्रस्तुति प्रतिमान, प्रस्तुति आप सभी को पता है, प्रस्तुति और भूमिका मैंने बताया था। तो उसका एक पैटर्न है, पैटर्न डेवलप किया जो है, तो उसको प्रस्तुति प्रतिमान कहा गया। प्रस्तुति श्रृंखला, यानी कि वही प्रस्तुति का जो प्रक्रिया है वो लगातार एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती रहती है। भूमिका प्रतिमान, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य। तो प्रकट प्रकार्य या अप्रकट प्रकार्य, ऐसे प्रकार्य जो व्यवहारिक हैं, जो समाज के लिए मान्य हैं, उन्हें प्रकट प्रकार। अप्रकट प्रकार ऐसे प्रकार जो समाज के लिए फंक्शनल नहीं है। संदर्भ समूह का कंसेप्ट मैंने पहले ही कई बार बताया है मार्टिन के बारे में। संदर्भ समूह का मतलब है जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे मान लो हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आईएएस ऑफिसर जैसा व्यवहार करें, हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके जैसा व्यवहार करें। डेट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। तो ये सारे कंसेप्ट जो है रॉबर्ट किंग मार्टन ने दिए हैं। अगला कंसेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास ने। देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, 2 कंसेप्ट और मैं बताता हूं, इनको भी नोट करिए। एक है फैलाव का कंसेप्ट,
और एक है वोट बैंक का कंसेप्ट है। इतनी चीजें दी हैं। संस्कृतिकरण क्या है? हम ठीक एक तरीके से उच्च लोगों के जैसे आदर्श व्यवहार को फॉलो करते रहें और पीढ़ियों दर पीढ़ियों ऐसा हम करते रहें तो उच्च जो वर्ग है, उच्च जो जाति है, वो अपने हमें आत्मसात कर ले, स्वीकार कर ले। डेट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। दिस इज टू वे प्रोसेस। ये दो आयामी प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण यानी कि हम पश्चिम के आचार व्यवहारों को फॉलो करें, उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। जैसे पश्चिमी भाषा, बोली, शैली, रहन सहन, खान पान, शिक्षा, जीवन पद्धति इत्यादि इत्यादि। और आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें परंपराओं से ऊपर उठकर आधुनिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से सोच को अपने व्यवहार में शामिल किया जाए, तो उसे आधुनिकीकरण हम कहते हैं। फैलाव और ऑर्डर बैंक का कंसेप्ट दोनों एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है। ये जो चीजें सोरोकिन ने प्रस्तुत की हैं, सोरोकिन ने, पेट्रिम सोरोकिन ने, जैसे भावनात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, ऐसे उसको एक पेंडुलम के रूप में बताया है। आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक और सेंसेट, ऐसे 3 रूपों में बताया है। ये सोरोकिन का मुख्य सिद्धांत है। फिर दूसरा है, वही देखो सेंसेट का कंसेप्ट यहाँ आ गया। यह है कि स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत किसका है? पेट्रिम सोरोकिन का। सीमाओं का सिद्धांत किसका है? पेट्रिम सोरोकिन का। पूछा गया है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत पेट्रिम सोरोकिन ने दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेबर ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं। मैक्स वेबर ने इनकी एक मेथोडोलॉजी है, पद्धति शास्त्र, हर समाजशास्त्री की होती है। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप का कंसेप्ट दिया है कि उन्होंने कुछ ऐसी स्थितियां बताई हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं, ऐसी व्यवस्था बताई है जो समाज के लिए आदर्शात्मक है। डेट इज कॉल्ड आइडियल टाइप। दूसरा है स्तरीकरण का शक्ति का सिद्धांत। स्तरीकरण का शक्ति का सिद्धांत। अगला है सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक सिद्धांत। अगला है वरस्तेहन। फिर अगला है शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा का सिद्धांत। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा का सिद्धांत। अगला है नौकरशाही का सिद्धांत। अगला है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अगला है प्रोटेस्टेंट इथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का सिद्धांत। ये सारे किसने दिए हैं? मैक्स वेबर ने दिए हैं। आइडियल टाइप, स्तरीकरण का शक्ति का सिद्धांत जिसे सीएसपी के रूप में उन्होंने बताया है। सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक सिद्धांत जैसे प्रोटेस्टेंट इथिक्स, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के माध्यम से, कैल्विनवाद के माध्यम से, बेंजामिन फ्रैंकलिन के आइडिया के माध्यम से बताया है। फिर वरस्तेहन क्या है उसको बताया है। शक्ति और सत्ता की अवधारणाएं दी हैं। शक्ति क्या है? जिसमें लीगलिटी ना हो, वैधता ना हो। सत्ता क्या है? ऐसी शक्ति जो वैधता प्रदान किए हो। नौकरशाही का सिद्धांत आप सभी को पता है, गोर्ने ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि वेबर ने इसको समाजशास्त्र में या अन्य सभी व्यवस्थाओं में लागू किया। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत वेबर ने दिया, जो एक रेशनल वर्ड, रेशनल ऐसे एक्शंस को बताया। तार्किक क्रिया, परंपरागत क्रिया, वैधानिक क्रिया। अगला प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में 5-6 धर्मों का अध्ययन वेबर ने किया और बताया कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म ज़्यादा जो है प्रभावी है, जिसके माध्यम से ज़्यादा बेहतर इसको स्थापित करने की कोशिश की है पश्चिमी सामाजिक संबंध में। अब हम लोग बात करेंगे इमाइल दरखाइम के कंसेप्ट पर। इमाइल दरखाइम ने बेसिकली कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? पहला है सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत। फिर दमनकारी और प्रतिकारी कानून का सिद्धांत। फिर अगला है धर्म का सामाजिक सिद्धांत। फिर यांत्रिक एकता का सिद्धांत। फिर सावयी एकता का सिद्धांत। फिर अप्रतिमानिता का सिद्धांत, है ना। अब अप्रतिमानिता का मतलब क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य और संस्थागत साधनों में विभेद हो जाना। जबकि दुर्खिम इसे एक नजरिए से बताते हैं। वो कहते हैं किसी घटना की घटी या बढ़ी दर ही अप्रतिमानिता का एग्जाम्पल है। सामान्य रूप से मान लो थोड़े बहुत अपराध हो रहे हैं तो वो कोई समाज की एक समझ लो संतुलन की स्थिति है। इनका घट जाना या इनका बढ़ जाना, उसकी डेंसिटी की बात करते हैं दुर्खिम, वो ज़्यादा घातक है। आगे बात करते हैं कार्ल मार्क्स के शब्दों में। कार्ल मार्क्स कौन कौन सा सिद्धांत देते हैं? एक तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का, जिसमें 4-5 उसकी बात करते हैं। आदिम साम्यवाद, सामंती समाज, एशियाई समाज,
दास समाज और पूंजीवादी समाज, साम्यवादी समाज। ऐसे अलगाव का कंसेप्ट, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण न होना अलगाव है ना। उत्पादन के साधनों का अंग ना बन पाना अलगाव है। स्वयं से, समाज से, वस्तु से अलगावित होना। वर्ग का सिद्धांत है। वर्ग का सिद्धांत मार्क्स आर्थिक बताते हैं। उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण है वो एक प्रकार का वर्ग है, जिसका नहीं है वो दूसरे प्रकार का वर्ग है, जैसे सर्वहारा। फिर वर्ग संघर्ष, यानी कि जब वर्ग में चेतना आ जाए, जब एक मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हो जाए तो वो वर्ग संघर्ष करेगा, ऐसा मार्क्स का मानना था। अगला है मध्यम वर्ग का सिद्धांत, ये भी जो है इनका दिया हुआ है कार्ल मार्क्स का। आगे बात करते हैं माध्यमिक संबोधन। टायलर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए? माध्यमिक संबोधन मैंने बताया था अपने क्लासेस के दौरान। माध्यमिक संबोधन में इसमें कहा था कि जैसे मान लो कहा जा रहा है कि एक महिला अपने पति को बुलाती है अपने बेटे के माध्यम से। जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेटा है, उसका नाम है आशीष। तो वो महिला कहेगी आशीष के पापा, ना कि अपने पति का डायरेक्ट नाम लेना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदू परंपरा में पति का नाम लेना कोई अच्छा नहीं माना जाता था। तो माध्यमिक संबोधन शब्द इस तरह से आया। फिर आत्मवाद का सिद्धांत, ये एक तरीके का जो धार्मिक और तात्विक सिचुएशन है उससे जुड़ी हुई बात है। फिर अगला है धर्म का सिद्धांत, ये टायलर ने प्रस्तुत किया। टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर इत्यादि ये लोग इससे जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं मेलिनोवस्की के कंसेप्ट पर। मेलिनोवस्की ने संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, कुला व्यापार चक्र की बात करी और एक विवाह के कंसेप्ट को बताया है। मेलिनोवस्की जैसा मानते हैं एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, है ना। तो एक विवाह सबसे बेहतर है आधुनिक समाजों में भी, परंपरागत समाजों में भी। कुला व्यापार चक्र का मतलब यह है, कुला रिंग की बात करते हैं, जिसमें एक तरीके से आप इसमें यह है कि जैसे मैं आपकी बहन की शादी में जो कुछ गिफ्ट करूंगा, बदले में मेरी बहन की शादी में आप भी गिफ्ट करेंगे। ये एक प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को न केवल बढ़ाती है, व्यवस्था को भी बनाए रखती है। संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत, कि संस्कृति कैसे समाज के लिए प्रकारवादी है, अनुकूलन पैदा करती है, इसकी बात करी गई है। अगला सांस्कृतिक क्षेत्र का कंसेप्ट, सांस्कृतिक संकुल का सिद्धांत, सांस्कृतिक तत्व का सिद्धांत, ये तीन चीजें क्लार्क विजलर ने दी हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रत्येक संस्कृति का एक क्षेत्र होता है। जैसे अमेरिका में इंडियाना एक क्षेत्र है जहाँ पर अधिकतम भारतीय लोग रहते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ तमाम भारतीय परंपराओं को फॉलो किया जाता है। डेट इज कॉल्ड कल्चरल पॉकेट या कल्चरल रीजन। दूसरा है सांस्कृतिक संकुल, तीसरा है सांस्कृतिक तत्व, जहाँ सांस्कृतिक तत्वों को लागू किया जाए। सांस्कृतिक संकुल मतलब एक तरीके का क्षेत्र जहाँ पर उसको फॉलो किया जाए। अगला है समाज का महाविज्ञान और मूल्यों की सामाजिक संरचना और अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत। ये राधा कमल मुखर्जी के कंसेप्ट हैं। समाज का महाविज्ञान समाजशास्त्र को कहा, मूल्यों की सामाजिक संरचना की अवधारणाएं राधा कमल मुखर्जी ने दी, और तीसरा है अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत, यानी इकोनॉमिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। राधा कमल मुखर्जी ने इस पर काम किया है। फिर आगे बात करते हैं वर्ग प्रस्तुति चेतना, ये एक कंसेप्ट है। वर्ग प्रस्तुति चेतना, वर्ग संरचना चेतना और वर्ग अभिरुचि चेतना, ये तीन कंसेप्ट किसने दिए हैं? लैंडेकर ने दिए हैं। वर्ग प्रस्तुति चेतना, वर्ग संरचना चेतना, वर्ग अभिरुचि चेतना, ये तीन सिद्धांत लैंडेकर महोदय ने दिए हैं। वर्ग आप सभी को पता है कि क्या होते हैं। मैंने मैक्स वेबर के अनुसार भी बताया, दुर्खीम के अनुसार बताया है, मार्क्स के अनुसार बताया है, तमाम लोगों के अनुसार बताया है पहले के वीडियोस में। प्रस्तुति चेतना यानी कि उन वर्गों में जो चेतना जागृत हो जाए, वैसे वर्ग संरचना चेतना जागृत हो जाए, वैसे वर्ग में अभिरुचि चेतना जागृत हो जाए। तो लैंडेकर ने कंसेप्ट बताया, सिंपल है। अब हम लोग बात करेंगे आंद्रे गॉर्ज के दो सिद्धांतों पर। एक तो है अभिजन कामगार और विभाजित समाज। अभिजन का मतलब इलीट क्लास, समाज में जिनकी स्थिति उच्च है उनको अभिजन कहा जाता है। दूसरा विभाजित समाज, समाज विभिन्न प्रकार के खंडों में जाति, धर्म, समाज और इत्यादि रूपों में बटा हुआ है क्षेत्र के आधार पर, तो उसे विभाजित समाज के रूप में कहा है। अगले दो कंसेप्ट हैं, बहुत पूछे जाते हैं, सूचना समाज और नॉलेज अभिजन। सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करी है डेनियल वेल ने, द कमिंग ऑफ पोस्टनल सोसाइटी इनकी बुक भी है डेनियल वेल की। और नॉलेज समाज यानी जिसके पास नॉलेज अभिजन, यानी कि ऐसा वर्ग जिसके पास अधिक ज्ञान है,
वो ज्ञान के क्षेत्र में एलीट है, जिसे एक तरीके से अपर मिडिल क्लास कहा जाता है। अगला कंसेप्ट है पोस्ट एग्रेरियन सोसाइटी। ये कैसल्स ने दिया है, पोस्ट एग्रेरियन सोसाइटी, कैसल्स ने कंसेप्ट दिया है। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का स्वेच्छाचारी सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि का स्वेच्छाचारी सिद्धांत फ्रैंक फैक्टर ने दिया है। ये एक आध बार पूछा गया, ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए याद रखिए। सफ़ेद और काला जादू, व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक की बात किसने करी? फ्रेजर ने करी है। मैंने पहले बताया, लोग तात्विकवादी हैं, एक तरीके से धर्म के तमाम रूढ़िवादी स्वरूपों को फॉलो करते हैं। फिर उत्पादन और विनाशक जादू की बात किसने करी है? एस.सी. दुबे ने करी। ये भी पूछा गया है। उत्पादक और विनाशक जादू, कुछ जो जादू हैं समाज के लिए फंक्शनल हैं, उनको प्रोडक्टिव जो है मैजिक कहते हैं। विनाशक जादू जो समाज को घातक है उनके लिए, उनको विनाशक जादू कहा है। अगला सादृश्यता का सिद्धांत, ये एंथोनी गिडिंग्स का है। सादृश्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ विजुअलिटी। अगला बहुत ये पूछा जाता है, जेल, पागल खाना और एक समुदाय का कंसेप्ट किसने दिया है? मैकाइवर को कहा जाता है। इन्होंने इन सभी चीज़ों को एक समुदाय के रूप में माना है, संपूर्ण समुदाय के रूप में नहीं माना है। फिर अगला सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन का सिद्धांत। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग, नाडेल वडेल लगा देते हैं। सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन का सिद्धांत जिन्सबर्ग ने दिया है। जिन्सबर्ग ने दिया है। सामाजिक संरचना क्या होती है, सामाजिक संगठन क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर भर्ती की भूमिका फ्रंट और बैक का सिद्धांत किसने दिया? इरविंग गॉफमैन ने दिया। तो आपको पता है फ्रंट बैक का कंसेप्ट, जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो उसके बाद लोग उसे जानते हैं, उसने कितनी मेहनत करी, कैसे कैसी परेशानियों में मेहनत करी, ये नहीं जानते, बैक नहीं जानते। तो इसी को गॉफमैन ने जस्टिफाई किया। मैंने जैसा कि कहा था कि अंतः क्रियावादी चिंतक हैं ये। अंतः क्रियावादी चिंतन व्यक्तिगत जो है विचारधारा या व्यक्तिगत स्टडी पर ध्यान देता है, सूक्ष्म अध्ययन पर जोर देता है। अगला है जाति जनजाति सातत्यता का सिद्धांत किसने दिया? सुरजीत सिन्हा ने दिया, कि कैसे कास्ट और ट्राइबल्स के बीच में एक तरीके से कंटिन्यूटी है, दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं लेकिन एक दूसरे से संबद्ध जरूर हैं। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात मैकाइवर ने की है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, सिंपल है। फिर अगला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की बात भी मैकाइवर ने की है, ये भी याद रखिएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की बात मैकाइवर करते हैं। फिर प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स या नीड्स की बात करते हैं मेलिनोवस्की महोदय, मेलिनोवस्की। फिर संतुलन व्यवस्था का सिद्धांत की बात करते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, आपको पता ही होगा। अगला है नातेदारी के जो है सिद्धांत है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जीपी मर्डॉक कहते हैं प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 प्रकार की नातेदारी की बात ये करते हैं। फिर अगला है जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, ये होकार्ट एवं सेनार्ट का है। जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत ये होकार्ट और सेनार्ट ने दिया है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोविड बहुत तेज है, उसमें अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें। और यदि आप हमारे नेट, जीआरएफ, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएससी या पीसीएस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। और हमारे जीएस के लेक्चर भी यूट्यूब पर इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे। आज से उन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।